डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल और सब ग्रुप्स को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासेस। अब ये क्लासेस क्या होती हैं और इनको हम कैसे पहचानेंगे, तो यही सब कुछ आज हम इसमें देखेंगे। तो एक्चुअल में क्लासेस हो जाता है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जब हो जाते हैं, दो एलिमेंट्स हैं, अगर वो आपस में कॉन्जुगेट हैं तो जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो सब जो है एक क्लास बना देते हैं ग्रुप की। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इफ़ अ सिमेट्री एलिमेंट ए, अगर कोई सिमेट्री एलिमेंट है ए और अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएँ, यानी ए कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड to another symmetry element B by means of a similarity transformation done with a third symmetry element C, all belonging to the same point group, then the symmetry element A and B are referred to as conjugate elements। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि conjugate elements का क्या मतलब हुआ। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी सिमेट्री एलिमेंट है A, ठीक है, अगर हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है B में, तो विद द हेल्प ऑफ थर्ड एलिमेंट हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे सपोज हमने वो सी ले लिया, तो ये जो है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर हम इस ए को बी में ट्रांसफॉर्म कर पाए विद द हेल्प ऑफ सी एलिमेंट, और ये ए बी सी किसी एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये ए और बी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। अब ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बस वो हम देखेंगे। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि जिस भी एलिमेंट को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर सी की हम बात कर रहे हैं, तो उस सी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके इन्वर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस भी एलिमेंट को हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं दूसरे एलिमेंट में। यानी यहाँ हम ए को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं बी में और हम हेल्प ले रहे हैं किसकी, एक तीसरे एलिमेंट सी की। और हम किस तरह से कर पाएंगे, तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट को आपको, यानी ए को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है बी में, तो थर्ड एलिमेंट से और थर्ड एलिमेंट के इन्वर्स से इस वाले एलिमेंट को बस मल्टीप्लाई करना है और फिर बस हम इनका प्रोडक्ट देख लेंगे। तो ये जो हमारा निकल के आता है ये होता है प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ए और बी जो है वो कॉन्जुगेट एलिमेंट है, और ऐसे ही कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के सेट को हम बोल देते हैं क्लास। तो यहाँ पर यहीं पर इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी क्लास की कि अ कंप्लीट सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉन्जुगेट टू वन अनदर इज कॉल्ड द क्लास ऑफ द ग्रुप। तो जितने भी ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं, तो किसी भी ग्रुप में अगर हमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ढूंढने हैं तो हम क्या करेंगे, बस एक एलिमेंट को लिया, उसको उस वहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसकी हेल्प से हम उस पहले वाले एलिमेंट को किसी तीसरे में हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो एलिमेंट की हेल्प से ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी तीसरे में, और एक एलिमेंट तो जिसको हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं और दूसरा एलिमेंट जैसे हमने सी लिया तो बस उस एलिमेंट को लेंगे और उसके इन्वर्स को लेंगे। तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन बाय एन एलिमेंट ऑन वन साइड एंड बाय द इन्वर्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑन द अदर साइड। इसका मतलब जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया कि हमने ये एलिमेंट लिया, इसको हमें ए को हमें ट्रांसफॉर्म करना है बी में, तो हमने सी की हेल्प ली। और सी की कैसे हेल्प ली कि सी को हमने मल्टीप्लाई कराया ए से और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके इन्वर्स से, ठीक। इन्वर्स तो मैंने आपको बता ही रखा है पहले भी कि एलिमेंट और एलिमेंट का इन्वर्स हमेशा आंसर देते हैं ई। मतलब अगर हम सी और सी माइनस वन कराएं तो कोई भी एलिमेंट उसका इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें एलिमेंट को तो हमेशा प्रोडक्ट जो होता है वो आइडेंटिटी आता है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि वो उसका इन्वर्स है, ठीक। ये इन्वर्स रूल जब मैंने आपको समझाया था ग्रुप में तब मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाया था, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज डन ऑन सिमेट्री एलिमेंट ए, जैसे कि हमने अभी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर करवाया ए का बाय अ सिमेट्री एलिमेंट सी की हेल्प से कराया, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सी इनवर्स ए सी, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। इफ दिस
टर्नरी प्रोडक्ट, टर्नरी मीन्स यहाँ पर हमने तीन जो एलिमेंट्स लिए हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो टर्नरी प्रोडक्ट का कहलाएगा, या हम उसको प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म भी बोल देते हैं। इफ दिस टर्नरी प्रोडक्ट लीड्स टू अ डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट बी, एक अलग सिमेट्री एलिमेंट निकल के आएगा जो ना ए होगा ना सी होगा, ठीक है, देन द एलिमेंट ए एंड बी आर रिफर्ड टू एज कॉन्जुगेट एलिमेंट्स विच कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज ये तो मैंने आपको अभी बताया ही। तो हमें ए को ट्रांसफॉर्म करना है बी में, और हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, एक तीसरे एलिमेंट की। तो हम क्या कर रहे हैं, तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं और उसका इन्वर्स ले रहे हैं, और फिर जो हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा बी निकल के आ रहा है। तो अगर वो प्रोडक्ट जो भी निकल के आएगा, हम यहाँ पर इस सिचुएशन में कहेंगे कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट है। और ये जो प्रोसीजर हमने कराया इसको हम बोल रहे हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो सबसे पहले हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखें। तो सबसे पहली चीज़ है कि एवरी एलिमेंट इज कॉन्जुगेट विद इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट अपना तो कॉन्जुगेट होता ही होता है, और इसी को हम बोल देते हैं सेल्फ कॉन्जुगेशन, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट ए देयर ऑलवेज एग्जिस्ट्स अनदर एलिमेंट एक्स इन द ग्रुप सच दैट, यानी कि जिस भी हर एक एलिमेंट जब कॉन्जुगेट होगा अपना ही, तो इसका मतलब उस एलिमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा कि उससे अगर हम मल्टीप्लाई कराएं और उसके इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो हमेशा आंसर वही पर्टिकुलर एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ए जो है वो अपना ही कॉन्जुगेट है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो हर एलिमेंट क्योंकि कॉन्जुगेट होता है अपने आप में, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई एक एलिमेंट ज़रूर होगा ऐसा जो उसका अगर हम सिमिलर, मतलब इन दोनों को अगर हम एक साथ ले लें, उसका एक्स, जैसे यहाँ पर ए का हमें चेक करना है कि वो अपना कॉन्जुगेट है कि नहीं, तो एक एलिमेंट एक्स ज़रूर प्रेजेंट होगा, यानी एक्स भी होगा और उसका इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो प्रोडक्ट हमारा ए आएगा, ठीक। अब आता है नंबर सेकंड पॉइंट, इफ ए इज कॉन्जुगेट विद बी देन बी इज कॉन्जुगेट विद ए, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अगर हमारा आंसर ऐसे आ रहा है कि हमने ए का सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स, तो एक्स लिया, एक्स का इन्वर्स लिया और बी, तो यहाँ पर ए और बी तो कॉन्जुगेट है, तो हम ये कहेंगे कि ए अगर बी के साथ कॉन्जुगेट है तो कहीं ना कहीं बी के लिए भी ऐसा एक सिमेट्री एलिमेंट जरूर होगा उस ग्रुप में जो उसे ए में ट्रांसफॉर्म कर सकता होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने सेकंड में इसको बता दिया कि बी के लिए ऐसा एलिमेंट है वाई, और y का हमने इन्वर्स भी ले लिया और आंसर हमारा a आ जाएगा। तो इसका मतलब b और a म्यूचुअली कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं, b a का कॉन्जुगेट है और a b का कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म दोनों के लिए हमने देख लिया। तो एक तो सेल्फ कॉन्जुगेशन होना चाहिए कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, और एक म्यूचुअल कॉन्जुगेशन होती है। फिर नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज कॉन्जुगेट विद बी एंड सी, अगर ए ग्रुप के किसी दो एलिमेंट के साथ कॉन्जुगेट शो कर रहा है तो इसका मतलब देन बी एंड सी आर कॉन्जुगेट विद ईच अदर, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव कॉन्जुगेशन। मतलब यहाँ से हमें ये चीज़ मालूम पड़ी कि ए जो है बी का कॉन्जुगेट है, और यहाँ से हमें ये मालूम पड़ा कि ए सी का भी कॉन्जुगेट है। तो अगर एक सिमिलर एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट है तो जो वो दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो भी आपस में कॉन्जुगेशन शो करेंगे। यानी हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि बी सी का कॉन्जुगेट है और यहाँ पर सी बी का कॉन्जुगेट है। तो कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट ज़रूर प्रेजेंट होंगे जो ए को बी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और ए को सी में भी, और ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो बी को सी में और सी को बी में ट्रांसफॉर्म कर सकते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज जो है कॉन्जुगेट एलिमेंट की देख सकते हैं। एक तो हो गया सेल्फ कॉन्जुगेशन, दूसरा हुआ म्यूचुअल कॉन्जुगेशन, और थर्ड हुआ एसोसिएटिव कॉन्जुगेशन। तो अब हम इसी के बेसिस पर हम क्लास की डेफिनेशन बना सकते हैं कि अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉन्जुगेट टू वन अनदर इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ द ग्रुप। तो अगर हमें किसी ग्रुप में से क्लास को ढूंढना है तो हमें ऐसे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को ढूंढना पड़ेगा। तो जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे आपस में वहां पर उनकी एक सिंगल क्लास जो है वो बन के आएगी, ठीक। अब इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, सपोज हमने लिया C3V पॉइंट ग्रुप का। अब C3V पॉइंट ग्रुप में के लिए सबसे पहले तो हम उसके जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर E है, C31 है, C32 है, और सिग्मा V डैश और सिग्मा V डबल डैश हो गया। C3V का मतलब हम जो मैंने आपको बताया था CNV में हम क्या देखते हैं, CNV के लिए हम एक तो E प्रेजेंट होता है वहाँ पर,
ठीक है, और वहाँ पर एक Cn प्रेजेंट होगी और वहाँ पर n सिग्मा V प्रेजेंट होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर C3V है तो यहाँ पर C3 प्रेजेंट है और यहाँ पर 3 सिग्मा V प्रेजेंट है। तो 3 सिग्मा V तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि वो तीनों सिग्मा V यहाँ पर है। C3 है क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑपरेशन हम शो करेंगे, तो C3 के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशन निकलेंगे 2। तो वो कौन कौन से ऑपरेशन हैं? C3 1 और C3 2। तो वो हमने विद ऑपरेशन यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म करेंगे हर एक एलिमेंट का। यहाँ पर हमें कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? कुल मिलाकर 6 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, अब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इन सब के लिए हम जो है एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो इनको किसी दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। हम सबसे पहले ई ले लेते हैं कि हम इस ई का सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे। तो हमें इसमें करना क्या है? हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले, क्योंकि हमें टर्नरी प्रोडक्ट देखना है, तो सबसे पहले जिसका भी हमें सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखना होता है या जिसका हमें कॉन्जुगेट निकालना हो उसको तो हम रख देंगे मिडिल में। तो हमने ये सारे में मिडिल में ये रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे? ये जितने भी सिमिट्री एलिमेंट्स हैं, सिमिट्री ऑपरेशंस हैं, तो उनको हम यहाँ 1 to 1 बिल्कुल सीरीज में जो है रख देंगे। पहले ई रखा, फिर C3 1, फिर C3 2, सिग्मा V, मतलब जितने भी ये 6 एलिमेंट्स हैं वो 6 के 6 एलिमेंट्स हमने लाइन से यहाँ रख दिए। और फिर इधर की साइड हम इनका इन्वर्स रखेंगे। अब ई का इन्वर्स तो ई ही होता है। ठीक है, और C3 1 का इन्वर्स C3 2 होता है। क्यों होता है ये तो मैंने आपको इन्वर्स रूल में समझाया था और अभी मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगी। C3 1 और C3 2 आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो C3 1 का इन्वर्स C3 2 हो जाएगा और C3 2 का इन्वर्स C3 1 हो जाएगा। और सिग्मा V तो अपने आप में ही इन्वर्स होता है, तो सिग्मा V का इन्वर्स भी सिग्मा V ही होता है। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि वर्क आउट द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द अबव 6 एलिमेंट्स विद एवरी अदर एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के साथ हम इन 6 एलिमेंट का सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म कराएंगे। तो सिंस सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश आर देयर ओन इन्वर्सेस, सिग्मा V और I जो होते हैं वो अपने इन्वर्स होते ही होते हैं। तो यहाँ पर और C3 1 और C3 2 आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। द फॉलोइंग सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस कैन बी रिटन ऑन ई। तो हमने ये ई के लिए लिखे हैं। तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जिस भी का एलिमेंट का कराना है आपको उसको मिडिल में लिखना है। उसके बाद साइड में आपको सारे एलिमेंट्स लाइन से लिख देने हैं। जितने भी सिमिट्री ऑपरेशंस थे तो वो सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ लाइन से लिख देने हैं और यहाँ उन सब का इनवर्स लिख देना है। ठीक है, अब फिर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या निकल के आया। तो जो प्रोडक्ट निकल के आया वो प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। या हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि क्योंकि इस ई का यहाँ पर आंसर ई ही आ रहा है तो यहाँ पर एक सेल्फ कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट की शो हो रही है कि ये दोनों आपस में म्यूचुअली आपस में कॉन्जुगेट हुए। तो यानी ई का कॉन्जुगेट ई ही निकला, तो ये सेल्फ कॉन्जुगेट हुआ। तो हर एलिमेंट अपने आप में अपना कॉन्जुगेट तो होता ही होता है। अब हुआ भी कैसे? हम क्या करते हैं, हम हमेशा राइट साइड से प्रोडक्ट को जो है क्या कहना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। टर्नरी प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? पहले इस ई को इस ई के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर ई ही आएगा। तो जो प्रोडक्ट आंसर आएगा उसको फिर हम इस ई के साथ फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारा ई रहा। ठीक है, अब इस C3 1 को फिर हम ई के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट को, सिमेट्री एलिमेंट को अगर आप ई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा आपको वही सिमेट्री एलिमेंट जो है वो वापस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें C3 1 जो है वो वापस मिल जाएगा। अब जो इन दोनों का प्रोडक्ट आया वो आया C3 1। अब C3 1 और C3 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कराने लग जाएं तो देखिए ये तो हम C3 1 है ये और यहाँ पर हमने ले लिया C3 2। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो C3 3 आ जाएगा क्योंकि ये पावर जो होंगी वो प्लस हो जाएंगी। तो C3 3 क्या होता है? एक्चुअल में ये E ही तो होता है, तो वो हमने यहाँ पर E लिख दिया। ऐसे ही C2 3 और E को हमने मल्टीप्लाई कराया तो आंसर हमारा C2 3 आएगा। फिर C2 3 और C1 3 आपस में मिलकर C3 3 बनाएंगे जो E के इक्वल होगा। फिर सिग्मा V और E को मल्टीप्लाई कराया, आंसर आ गया सिग्मा V। और सिग्मा V और सिग्मा V आपस में E ही देते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया ही हुआ है कि जो भी इन्वर्स हमें कैसे मालूम पड़ता है। इन्वर्स हमें वैसे इस तरह से मालूम पड़ता है कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो यही एक तो हमें यहाँ से मालूम पड़ जाएगा जब हम कुछ भी मॉलिक्यूल नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ
मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं जैसे हम ग्रुप थ्योरी में कराते हैं, तो उस सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ही हमें ये मालूम पड़ जाएगा। इन्वर्स हमें कैसे मालूम पड़ता है, ये मैंने ग्रुप का इन्वर्स रूल बताया भी था कि हमें इन्वर्स ऐसे मालूम पड़ेगा कि अगर सिमेट्री एलिमेंट का जिस भी अगर हम इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करा रहे हैं और आंसर अगर हमारा ई आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ऐसे ही जब हम सिग्मा वी को सिग्मा वी इन्वर्स से करा दे, ऐसे करा दे, या सिग्मा वी को सिग्मा वी आप लिखा रहने दीजिए, तब भी आपका आंसर ई आ जाएगा। अब ये कैसे आ रहा है, ये हम मॉलिक्यूल की हेल्प से मैं आपको अभी बता भी दूंगी, ठीक है। फिर ऐसे ही ये भी सिग्मा वी डैश है, तो इन सबका आंसर ई आ जाएगा। तो एक तो हमने ये समझा कि C31 और C32 एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो वहाँ पर हमारा आंसर आ गया, और सभी में हमारा आंसर जो आया वो ई आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन ऑल दीज ट्रांसफॉर्म्स ई हैज़ कम आउट एज इट्स ओन सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म, दैट इज ई इज सेल्फ कॉन्जुगेट, ठीक है। देयरफॉर द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज दैट ई इज इन अ क्लास बाय इटसेल्फ, ये अपने आप में एक क्लास हो गई, ठीक है। एंड द ऑर्डर ऑफ दिस क्लास इज ऑलवेज 1, इसका ऑर्डर क्या निकलेगा 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है, तो वो 1 हो गया। दिस क्लास इज कॉल्ड ट्रिवियल क्लास, ऐसी क्लास जिसका ऑर्डर 1 होता है हम उसको बोलते हैं ट्रिवियल क्लास। तो यहाँ पर हमारा ई का हमने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखा, ठीक। अच्छा, अब हम इसके बाद फिर से अब हमने ई के लिए तो निकाल लिया, अब हम सेकंड एलिमेंट देखेंगे C31, इसके सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे और बिल्कुल उसी तरीके से कराएंगे, और फिर हम C32 का भी कराएंगे। तो द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म ऑफ C31 एंड C32 कैन बी वर्कड आउट एज गिवन बिलो। कैसे कराया, तरीका वही है कि आपने सब कुछ जो है वो जिसका भी आपने कराना है उसको आपने मिडिल में रखा, यहाँ पर आपने लाइन से सारे एलिमेंट्स लिख लिए, या हम कह सकते हैं सारे सिमेट्री ऑपरेशंस लिख लिए लाइन से लिख के, और फिर बस इनका इन्वर्स यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर आप, अब मैं एक चीज़ और बताना चाह रही थी, कई बार कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा कि ये हमने C3 लिखा हुआ है और यहाँ पर C3-1, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स, तो इस तरह से भी लिखा हो सकता है। और इसका इन्वर्स क्योंकि हमेशा C3-2 ही होता है, अब वो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कैसे इसका इन्वर्स C3-2 होगा। देखिए हमने क्या कराया, सबसे पहले ये हमारे पास NH3 का मॉलिक्यूल था, ठीक है। इस NH3 के मॉलिक्यूल पर हमने पहले C31 अप्लाई किया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आपको पता तो है C3 कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, हम इसके अराउंड रोटेशन करा रहे हैं और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। तो H1 तो आ जाएगा यहाँ, H3 चला जाएगा यहाँ, और H2 आ जाएगा यहाँ, तो हमने यहाँ इसको दिखा दिया इस तरीके से, ठीक है। फिर हम इस पर C32 अप्लाई करेंगे, यानी कि सेकेंड टाइम हम C3 का ऑपरेशन करेंगे। जब सेकेंड टाइम C3 ऑपरेशन करेंगे तो ये 2 तो आ जाएगा यहाँ पर, तो वो मेरा यहाँ आया, फिर 1 आ जाएगा यहाँ, तो 1 मैंने यहाँ शो किया, 3 आ जाएगा यहाँ, तो 3 यहाँ पर शो किया। तो ये आंसर हमारा आया C32 कराने से। अब हम देखेंगे C3 इनवर्स, हम ये कह रहे हैं हमारा है ये कि C3 और C31, ठीक है, और ये C31 को हम C32 भी लिख सकते हैं, और आंसर हमारा ई निकल के आ रहा था, ठीक। अब क्या है, हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, C3, मैं आपको यहाँ पर ये प्रूव करूंगी कि जो C3 इनवर्स होता है वो C32 के बराबर होता है। अब C3 इनवर्स का क्या मतलब है, C3 इनवर्स का ये मतलब होता है, यानी C3-1 का ये मतलब हुआ कि हम इस मॉलिक्यूल को अब की बार C3 अप्लाई तो करेंगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे तो H1 जो हो जाएगा वो यहाँ पहुँचेगा, तो मैंने यहाँ लिखा, H2 यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ लिखा, और H3 जो है यहाँ पहुँचा तो H3 मैंने यहाँ लिखा। तो अब आप इसको देख लीजिए और आप इसको चेक कर लीजिए, क्या दोनों के दोनों सेम नहीं है। अगर आपको दिख रहा है ना, हाँ ये पूरा स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन से इधर की साइड H1 है, इधर H2 है, तो यहाँ पर भी तो H1 और ये H2 है, और ऊपर H3 है, तो यानी जो हमने इसका इन्वर्स कराया वो C32 के इक्वल निकला। इसीलिए हम कह सकते हैं कि C31 और C32 एक दूसरे के इन्वर्स हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि C3-1 यानी इन्वर्स इसका C32 के इक्वल है, ठीक है। और जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं C31 और फिर हम C32 को अप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा आंसर जो है वो क्या निकल के आता है, हमारा C32। देखिए कैसे, C31 और C32 का आंसर हमेशा ई निकल के आएगा।
अब हमने क्या करा, सबसे पहले मॉलिक्यूल पर हमें C32 अप्लाई करनी है। तो हमने ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, हमने इस पर C32 अप्लाई कर ली। ये C32 के बाद हमें अप्लाई करना है C31, यानी कि अब फिर से हम एक बार और घुमाएंगे इसको, हम ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम C31 को हम मतलब C31 फिर से अप्लाई कर रहे हैं, तो यानी इसको एक बार हम और घुमा देंगे। तो जब हम इसको एक बार और घुमाएंगे तो हमारा H2 जो चला जाएगा, अब मैं यहाँ बना दे रही हूँ, ये H2 चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया H2, ये H1 चला जाएगा यहाँ पर, ये H1 हो गया, और ये H3 आ जाएगा यहाँ पर H3। और अब आप ये मॉलिक्यूल देख लीजिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो देख लीजिए, दोनों ही एक दूसरे के इक्वलेंट ओरिएंटेशन हो गए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाएं, तो इसका मतलब हमें यही तो लगेगा कि हमने मॉलिक्यूल में कुछ नहीं कराया, या हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री पर रोटेशन कराया। तो ये जो है हमारा जो यहाँ पर इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिला, इसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी के थ्रू मिला। तो चाहे तो आप इसको ऐसे आ जाइए और चाहे आप ऐसे चले जाइए, तो बराबर बात हुई आपकी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इन्वर्स होता है जो जिस भी एलिमेंट का इन्वर्स हो, तो अगर प्रोडक्ट आपका ई मिल रहा हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो यहाँ पर तो आई हमारी इन्वर्स वाली बात। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन करें, तो एक जो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पीछे तरीका बताया वो आप इसको करके देख सकते हैं। सिंपल, यहाँ पर तो हम इजीली कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ पर सिग्मा वी आ जाए, अब सिग्मा वी को C31 से अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हमें यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन के लिए एक तो हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प ले सकते हैं। ये पूरा का पेपर आपको अगर स्क्रीन में ना आ रहा हो तो इस तरह से आ सकता है, ये यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि यहाँ पर तो आप ना एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, जैसे कि ग्रुप थ्योरी में हम करते चले आए, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस जो हम कर रहे थे वो हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो जैसे सिग्मा वी और C31, अब ये ऐसे करने से आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे प्रोडक्ट का ये हमें करवा के देखना पड़ेगा, यानी हमें मॉलिक्यूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक तो हम मॉलिक्यूल की हेल्प लेके कर सकते हैं, दूसरा हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा कि जब हमें ये मल्टीप्लिकेशन करना हो, ये टर्नरी प्रोडक्ट देखना हो, तो हम GMT यानी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल मतलब उसमें भी हम करा के दे, जैसे अभी मैंने आपको मॉलिक्यूल की हेल्प से कर करके बताया है, हम मॉलिक्यूल की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब आंसर मिलेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं C31 और यहाँ पर भी आपको C31 ही देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सेल्फ कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर इसी में अगर हम आगे बढ़ जाएं तो हमें C31 का जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है वो हमें C32 भी दिख रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि C31 और C32 दोनों म्यूचुअली कॉन्जुगेट है, ठीक है, दोनों कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो यहाँ पर वो जो म्यूचुअल कॉन्जुगेशन है वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर शो हो रही है। और क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं एक दूसरे के लिए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है एक क्लास को फॉर्म करेंगे, यानी कि इन दोनों के लिए हम सिंगल क्लास लिखेंगे। तो फ्रॉम दीज टू ट्रांसफॉर्म्स इट इज क्लियर दैट C31 आर म्यूचुअली कॉन्जुगेट, हेंस दे कैन बी इन वन क्लास। द ऑर्डर ऑफ दिस क्लास इज 2, ठीक है। तो यहाँ पर C31 और C32 वो आपस में जो है वो म्यूचुअली कॉन्जुगेट है। अच्छा, अब यहाँ पर आप C32 का भी देख सकते हैं। C32 को फिर से आपने बीच में लिखा, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिखे और यहाँ पर इसके इन्वर्स लिख दिए, और फिर जो आप आंसर देखेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी, GMT की हेल्प से भी देख सकते हैं और मॉलिक्यूल की हेल्प से भी देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखेंगे तो C32 का जो कॉन्जुगेट है वो C32 यानी कि सेल्फ कॉन्जुगेशन तो मिल ही रहा है, और अगर हम आगे की साइड बढ़े तो C32 के साथ कॉन्जुगेट उसका C31 भी मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि C32 और C31 जो है वो आपस में कॉन्जुगेट है, और जो भी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो सेम क्लास में होते हैं, तो इसलिए ये जो है सेम क्लास में माने गए यहाँ पर, ठीक। और इन क्लास का जो ऑर्डर निकल के आया वो 2 निकल के आया, क्योंकि यहाँ पर हम 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो इसलिए इस क्लास का ऑर्डर जो निकल के आया वो 2 निकल के आया, लेकिन क्लास इनकी 1 मानी जाएगी, ठीक। ऐसे ही हम सिग्मा V डैश और सिग्मा V डबल डैश के लिए भी कर सकते हैं। तो सिग्मा V के लिए अगर हमें करना है तो सारे सिग्मा V को हमने बीच में लिखा, यहाँ पर फिर सारे एलिमेंट्स लिखे, फिर उनका इन्वर्स लिखा, और फिर हम अगर आंसर देखें तो आपको आंसर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और फिर आप अपने आप से इसको करके देखिएगा। अभी मैं आपको GMT दिखाऊंगी, उसकी हेल्प से आप अपने आप से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, अब अगर मैं पहला वाली इसको देखिए यहाँ पर सिग्मा V का कॉन्जुगेट सिग्मा V भी निकल रहा है,
वो तो निकल रहा था, इसका मतलब सेल्फ कॉन्जुगेशन भी यहाँ पर प्रॉपर्टी शो हो रही है। नेक्स्ट में देखें सिग्मा वी का कॉन्जुगेट सिग्मा वी डबल डैश भी निकल रहा है और सिग्मा वी का कॉन्जुगेट सिग्मा वी डैश भी निकल रहा है। और मैंने अभी अभी आपको बताया यहाँ पर एसोसिएटिव कॉन्जुगेशन जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी और इसको सी, अगर ए बी और सी का कॉन्जुगेट निकल के आ रहा है तो इसका मतलब बी और सी आपस में भी कॉन्जुगेट होंगे कहीं ना कहीं, यानी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो इनको आपस में भी कॉन्जुगेशन में शो कर सकता हो। तो वो हम यहाँ पर, तो अब अगर हमें यहाँ ये बात मालूम पड़ गई है कि ये दोनों, ये सिग्मा वी डबल डैश के लिए भी कॉन्जुगेट है और सिग्मा वी डैश के लिए भी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी कॉन्जुगेट हैं। तो जब ये आपस में भी कॉन्जुगेट है तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा वी डैश और सिग्मा वी डबल डैश, क्योंकि ये तीनों ही आपस में कॉन्जुगेट है तो तीनों की एक सिंगल क्लास बन के आएगी और यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 3। तो अब फिर आपको चाहे ये आगे वाले ना भी कराएं तो भी चल जाएगा आपके लिए, चाहे आप आगे कराएं और चाहे ना कराएं, क्योंकि हमें यहीं से ये बात मालूम पड़ गई है कि ये तीनों के तीनों आपस में कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। और चाहे तो आप करा के भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिग्मा वी डैश अपने आप में एक सेल्फ कॉन्जुगेशन तो शो कर ही रहा है, फिर सिग्मा वी डैश का सिग्मा वी भी आ रहा है कॉन्जुगेट और सिग्मा वी डैश का सिग्मा वी डबल डैश भी आ रहा है। ऐसे यहाँ पर भी सिग्मा वी डबल डैश अपना तो कॉन्जुगेट है ही, सिग्मा वी डबल डैश सिग्मा वी डैश का भी है और सिग्मा वी डबल डैश सिग्मा वी का भी है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव कॉन्जुगेशन, इसको हम एसोसिएटिव कॉन्जुगेशन बोलते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि ए अगर बी और सी के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो इसका मतलब बी और सी आपस में भी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। तो वी कैन से दैट ऑल द 3 प्लेन्स सिग्मा वी डैश एंड सिग्मा वी डबल डैश कैन बी इन वन क्लास एंड द ऑर्डर ऑफ दिस क्लास इज 3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं सोचती हूँ ये एक लाइन जो है C3 1 आर म्यूचुअली कॉन्जुगेट, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा विद C3 2, ये ऐड कर लीजिएगा एक। ठीक है। अच्छा, अब इसी को हम कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर है C3V की GMT यानी कि ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। और मैंने कल आपको समझाया था कि ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने रो में जो भी आपके एलिमेंट्स थे वो लिख लिए, फिर यहाँ पर कॉलम में जो आपके एलिमेंट्स थे वो लिख लिए, उसके बाद यहाँ से हमने रो को कॉलम इनटू रो हमें मल्टीप्लाई कराना है, यानी हमें रो का जो है एलिमेंट पहले लेना है और फिर हमें कॉलम का एलिमेंट लेना है। ठीक है। तो हम ये वाले जो इस तरह से ये कॉलम बने हुए हैं और जो ये बनी हुई हैं वो रो बनी हुई हैं, तो हमने पहला एलिमेंट फर्स्ट ऑपरेशन ये लिया, फिर हमने इस पर सेकंड ऑपरेशन अप्लाई किया। तो ई को ई से अगर ऑपरेट करेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ई ही आएगा। और ई से अगर आप इन सब में से सबको मतलब 1 बाय 1 करेंगे तो आंसर आपका वही आएगा जो यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट लिखा होता है। तो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में फर्स्ट लाइन वही होती है जो ऊपर लिखी हुई होती है रो की, और ऐसे ही कॉलम की भी जो फर्स्ट लाइन यहाँ लिखी है वो यही फर्स्ट लाइन यहाँ पर भी आपको लिखी हुई मिलेगी। अब इसके ये जो अंदर के एलिमेंट है बस ये आपको भरने होते हैं, और वो कैसे भरेंगे, जैसे आपको यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन तो लिखी हुई, अब हमें यहाँ सेकंड एलिमेंट में पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, C3 1 और C3 1 आपस में इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो C3 पावर जो होती है हमेशा ऐड हो जाती है तो C3 2 हो जाएगा। फिर हम C3 1 और C3 2 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा C3 3 जो E के इक्वल होगा। फिर C3 1 और सिग्मा V, अब सिग्मा V और C3 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मॉलिक्यूल की हेल्प से हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको अगर C3V का एग्जाम्पल याद है तो बस आप उस पर ऑपरेशन अप्लाई करते चले जाएंगे और ये आंसर आपको वहाँ मिलते चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म्स के लिए देख रहे हैं तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि फॉर प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म्स, यानी जो हमारा टर्नरी प्रोडक्ट आ रहा था, वी कैन यूज GMT और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री फॉर फिगरेटिव इलस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो हम GMT की हेल्प से समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे रख दिया। अब सपोज मैंने यहाँ पर ये तो हमने ये वाला तो हम वैसे भी कर पा रहे थे, है ना, हम ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने क्या करा, C3 1 और सिग्मा V और सिग्मा V के साथ हमने कराना है और हमारा आंसर C3 2 कैसे आया। तो हम क्या चल रहे हैं, हम यहाँ से चल सकते हैं। देखिए ये मैंने एसोसिएटिविटी एक रूल समझाया था जब मैंने ग्रुप में समझाया था आपको कि अगर हम चाहे ABC अगर हम करा रहे हैं तो चाहे तो हम इसको ऐसे करा सकते हैं या ABC चाहे हम इसको ऐसे करा सकते हैं। तो मतलब ये है कि चाहे तो आप इसका प्रोडक्ट पहले निकाल लीजिए, जो भी प्रोडक्ट आपका आएगा फिर आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, चाहे आप इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए फिर जो आंसर आएगा उसका इसके साथ करा सकते हैं। तो आप कैसे भी करा सकते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से चल रहे हैं, पहले हम सिग्मा वी को C31 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमारे पास अगर ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल होगी तो हम बस इसकी हेल्प से कराएंगे। कैसे, हमने पहले लिया सिग्मा वी, तो हम यहाँ से हम इसमें क्या करते हैं कि ये वाला एलिमेंट, मतलब ये वाले जो इसका जो रो में हमारा आया है उसको एलिमेंट को हम पहले लेते हैं और फिर हम कॉलम का एलिमेंट लेते हैं। तो रो में हमने एलिमेंट ढूंढना है, सिग्मा वी कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सिग्मा वी हमारा यहाँ है। सिग्मा वी को हम करा रहे हैं C31 के साथ, तो C31 अब हमें यहाँ पर हमें ढूंढना है C31 कहाँ है, C31 है यहाँ, तो C31 के हम नीचे चलेंगे और सिग्मा V के ठीक सामने देखेंगे, C31 के नीचे देखेंगे और सिग्मा V के ठीक सामने देखेंगे, तो आंसर क्या आया, सिग्मा V डबल डैश। अब हम इस यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो आया सिग्मा V डबल डैश, अब हम सिग्मा V डबल डैश को सिग्मा V से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सिग्मा V डबल डैश को कराएं तो हमें यहाँ पर पहले सिग्मा V डबल डैश ढूंढना है, तो हमने ढूंढा सिग्मा V डबल डैश, और क्योंकि इनका प्रोडक्ट सिग्मा V डबल डैश आया था और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं सिग्मा वी से, तो हम सिग्मा वी ढूंढेंगे, सिग्मा वी है यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ से चलेंगे और सिग्मा वी डबल डैश के सामने चलेंगे, तो हमारा आंसर आ गया C23। तो हमने यहाँ लिख दिया C23, ठीक है। इस तरह से हम आगे वाला भी कर सकते हैं। पहले हम सिग्मा वी डैश ढूंढेंगे, तो सिग्मा वी डैश हमारा यहाँ लिखा हुआ है, फिर हम C31 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, C31 यहाँ पर है, C31 से नीचे चलेंगे और सिग्मा वी डैश से आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर दोनों लाइन मिल जाएंगी बस वहीं पर आपको देखना है, सिग्मा वी डैश के ठीक सामने देखना है और C31 के ठीक नीचे देखना है, तो सिग्मा वी आंसर आया। यानी इन दोनों का आंसर आपका सिग्मा वी निकल के आ रहा है। तो जैसे इन दोनों का आंसर सिग्मा वी आया तो उस सिग्मा वी को आपको सिग्मा वी डैश से मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे, तो सिग्मा वी जो हमारा आंसर आया है, पहले हम यहाँ देखेंगे सिग्मा वी कहाँ लिखा है, तो जो इन दोनों का आंसर सिग्मा वी था उसको हम सिग्मा वी डैश से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो अब हम यहाँ ढूंढेंगे सिग्मा वी डैश का है, सिग्मा वी डैश से और सिग्मा वी के ठीक सामने, तो सिग्मा वी के ठीक सामने और सिग्मा वी डैश से ठीक नीचे C23 लिखा हुआ है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर मतलब C32 लिखा हुआ है, तो ये हमने C32 कर दिया। अब हम थर्ड ऑपरेशन भी ऐसे देख सकते हैं, सिग्मा वी डबल डैश। अब हम मतलब हमें जो भी पहला एलिमेंट है, जो भी हम शुरुआत करते हैं वो हमें यहाँ देखना है, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमें, यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन हमारा ये होगा और सेकंड ऑपरेशन हमारा ये होगा। तो सिग्मा वी डैश हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है, तो सिग्मा वी डैश को हमने यहाँ ढूंढा, फिर हम C31 के नीचे देखेंगे, C31 हमारा ये है, सिग्मा वी डैश के सामने लिखा हुआ है सिग्मा, मतलब सिग्मा वी डबल डैश के सामने लिखा है सिग्मा वी डैश, C31 के नीचे। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा आ गया सिग्मा वी डैश, तो अब हमें मल्टीप्लाई कराना है सिग्मा वी डैश को सिग्मा वी डबल डैश से, तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन सिग्मा वी डैश होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑपरेशन हम हमेशा यहाँ ढूंढते हैं, तो सिग्मा वी डैश हमारा फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ लिखा है और सिग्मा वी डबल डैश हमारा सेकंड ऑपरेशन है, तो हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे और हम सिग्मा वी डैश के ठीक सामने जा रहे हैं, तो सिग्मा वी डैश के ठीक सामने आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, सिग्मा वी डैश ठीक नीचे से ऊपर वाला ही तो है, तो नीचे से ठीक ऊपर जो है वो मतलब C32 लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा C32 आ गया यहाँ पर। ये मतलब आप एक लाइन में लिखिएगा, मैंने तो सीधा सीधा ऐसे लिखा है, जैसे ये वाली जो लाइन है ये पूरी इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये लाइन पूरी ऐसे जा रही है, तो सीधी लाइन में जाएगी तो आपका आंसर मतलब देख पाएंगे आप इजीली। तो आप इसको GMT की हेल्प से, अगर ये GMT पहले आप बना लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा ये टर्नरी प्रोडक्ट को निकालना। एक तरीका तो हो गया हमारा जो मैंने आपको ये बताया, और ये सब आप सब के सब ना आप खुद से ट्राई करके देखिएगा GMT आपके सामने कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा तरीका है कि हमने मॉलिक्यूल अपने सामने रख लिया और उस पर फिर हम ये सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं C31 के लिए, मतलब हम ये वाला ऑपरेशन करा रहे हैं जो हमने नीचे लिखा हुआ है। इस नीचे लिखे हुए का आंसर हमारा C32 आ रहा है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, एसोसिएटिविटी लॉ जो हम लगाते हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो हमारा आएगा सिग्मा वी डैश, और फिर सिग्मा वी डैश को हम सिग्मा वी पर अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। अब हम देख लेते हैं कि कैसे आएगा। तो हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था ये N, ये H1, ये H2, ये H3। अब ये यहाँ पर जो हमने ले रखा है वो हमारा है सिग्मा वी, ये जो हमने NH1 से जा रहा है, यानी कि ये जो जा रहा है ये हमारा सिग्मा वी है, ठीक है, ये हमारा सिग्मा वी डैश है और ये हमारा सिग्मा वी डबल डैश है। तो जहाँ सिग्मा है वो ओरिजिनल वहीं पर रखे रहेंगे, चाहे हम मॉलिक्यूल को कितना ही घुमा रहे। मतलब ये
सिग्मा वी हमेशा ऐसे ही जाएगा, सिग्मा वी डबल डैश ऐसे ही जाएगा, और सिग्मा वी सिंगल डैश ऐसे जाएगा और डबल डैश ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ देखा हमें सबसे पहले सिग्मा वी अप्लाई करना है ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर। तो हमने इस मॉलिक्यूल पर सिग्मा वी अप्लाई किया। सिग्मा वी हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि सिग्मा वी हमारा ऐसे है, तो इसमें क्या होगा, N और H1 तो अपनी जगह पे रहेंगे, H2 और H3 अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर मिरर लगा हुआ है तो H2 और H3 जो है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे और N और H1 जो है वो कट हो जाएंगे, तो यानी वो अपनी जगह पे रहेंगे और H2 और H3 की जगह हमने जो है वो एक्सचेंज कर दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने C31 इस पर अप्लाई करना है। तो जब हम इस पर C31 अप्लाई करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, H1 तो यहाँ आ जाएगा, तो हमने H1 यहाँ लिख दिया, H2 यहाँ चला जाएगा तो हमने H2 यहाँ लिखा, H3 यहाँ चला जाएगा, H3 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो यानी अब जो इससे जो हमारा आंसर आया वो सिग्मा वी डैश आया। कैसे हमें मालूम पड़ा, ये सिग्मा वी डैश, हमारा सिग्मा वी डैश क्या था, ये, यानी N और H2 तो अपनी जगह पे हैं, तो N और H2 तो अपनी जगह पे हैं, 3 और 1 ने अपनी पोजीशन को चेंज करना है, यानी 3 यहाँ लिखा जाएगा और 1 यहाँ, तो देख रहे हैं आप 3 यहाँ लिखा गया और 1 यहाँ, तो इसका मतलब ये सिग्मा वी डैश हम इस पर लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सिग्मा वी डैश हमारा आंसर आ गया। अब इस सिग्मा वी डैश पर हमें सिग्मा वी अप्लाई करना है, और सिग्मा वी हमारा कौन सा था, सिग्मा वी है हमारा इस तरीके से। तो हम इस पर जब सिग्मा वी अप्लाई करेंगे तो N और H3 तो अपनी जगह पे रहेंगे, ये H1 और ये H2 अपनी जगह को चेंज करेंगे, तो हमारा H1 तो हो जाएगा इधर की साइड और H2 हो जाएगा इधर की साइड। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिग्मा वी डैश अगर ऐसे है सिग्मा वी, तो हर मॉलिक्यूल हर ओरिएंटेशन में आपको ऐसे ही रखना है। मतलब ऐसा नहीं सोचना आपको कि सिग्मा वी तो H2 और H3 के बीच में लगा हुआ है तो अब यहां पर हम सिग्मा वी ऐसे लगा दें, नहीं, ये नहीं सोचना। सिग्मा वी अगर इस तरीके से है तो वो हमेशा N और H1 मतलब ये वाली पोजीशन को इस वाली एक्सिस पर ही लगेगा। सिग्मा वी डैश हमेशा ऐसे ही रहेगा, सिग्मा वी डबल डैश ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा सिग्मा वी लगाकर जो हमारा आंसर आया उसको हम चेक करेंगे कि वो क्या है। देखिए, अगर इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर अगर हम C32 अप्लाई करें, तो इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर हम C32 अप्लाई जब कर रहे थे तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी था कि जब हम C31 पहले अप्लाई किया और फिर हमने C32 अप्लाई किया, तो C32 अप्लाई करने पर N यहाँ पर था, H3 तो ऊपर है, तो हमारा इसमें भी H3 ऊपर है, H2 हमारा इधर है राइट हैंड साइड पर, तो H2 हमारा राइट हैंड साइड पर है, और H1 हमारा इधर है तो H1 हमारा इधर है, यानी हम इससे इस पर जाएंगे तो हमारा C32 आंसर आएगा। तो वही हमारा यहाँ पर C32 आ भी रहा है आंसर। तो हम या तो हम मॉलिक्यूल की हेल्प ले लें इस तीन जो हमारा टर्नरी प्रोडक्ट को निकालने में, या हम GMT की हेल्प लें, तो कैसे भी करके आप निकाल सकते हैं। बस आपने ढूंढना सिर्फ ये है कि जो हमारे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं वो हमारी सेम क्लास बनाएंगे। ठीक है, और उनका ऑर्डर जितने भी उसमें एलिमेंट्स हमने यूज कर रखे हैं वो सारे उनके ऑर्डर हो जाएंगे। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को हम ये क्लासेस और ऑर्डर, जब हमारे पास कभी ग्रुप होता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि कितनी इस ग्रुप में कितनी क्लासेस हैं और क्या इसका ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो हम नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन से निकाल देंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस देखने के लिए कई बार हमें देखने में लगेगा, अब अगर कोई यहाँ देखे तो देखने में लग रहा है 1 2 3 4 5 6 कि यहाँ पर 6 क्लासेस निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पर 6 क्लासेस नहीं निकल के आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये तीनों जो हैं वो एक क्लास बना रहे हैं, ये दोनों भी एक क्लास बना रहे हैं और ई अपनी एक क्लास बना रहे हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 क्लासेस जो हैं वो निकल के आ रही हैं। तो C3V पॉइंट ग्रुप में हमेशा उसकी 3 क्लासेस ही होती हैं, जबकि अगर हम अगर हम उसका ऑर्डर निकालने पर जाएं तो ऑर्डर वहाँ पर हमारा 6 निकल के आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट करने पड़ते हैं। तो C3V में ऑर्डर तो हो जाएगा 6 और उसकी क्लासेस हो जाएंगी 3। तो क्लासेस हमारी 3 क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर ये जो तीनों हैं वो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स थे, तो जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिंगल क्लास बनती है। C31 और C32 भी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स लिए थे, इसलिए इनकी भी ये सिंगल क्लास बन के आई। तो इस तरह से हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही, बाकी के कुछ और टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।